जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया है, जो कि मध्य भारत का मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के से लिया गया है। तो हमारे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा और इसमें हम टॉपिक वाइज दोस्तों जितने भी वंश थे, है ना, उन सब वंशों को एक एक करके कवर करते हैं वो जाएंगे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो जो छत्तीसगढ़ में होने वाली आगामी भर्ती परीक्षा है उसमें उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से लगातार क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है आज तक पूछे गए हैं सीजी व्यापम के द्वारा, उन सब क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर है वो आता हूँ और डेली क्लासेस है वो लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें पढ़ना है और जो उत्तर है उसको छांटना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है, बलबन के राज्यारोहण ने दिल्ली सल्तनत को एक लोहे जैसी इच्छा शक्ति का शासन प्रदान किया। दूसरा है, उसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किए और उसने दृढ़तापूर्वक अमीरों के विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, उसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बलबन ने जो शासक बनते ही लौह और रक्त की नीति है वो अपनाई थी, है ना। खून के बदले खून, उसने क्रूरतापूर्वक अमीरों की है वो क्या कर लिए थे, पूरा हत्या कर दिया था। और शासन में सिजदा और पाबोस प्रथा का क्या है उनको द्वारा है वो लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 13वीं सदी में भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रानी गौरीबाई, रान चांद बीबी, मेहर उन्निसा जहां आरा या फिर रजिया सुल्तान। तो 13वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ पर जो भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी या फिर शासक थी, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी, है ना। रजिया सुल्तान है दोस्तों 1236 से, है ना, 1236 से 1240 ईस्वी तक है दोस्तों, यहाँ पर है ये शासन किया था, है ना। और ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी दोस्तों, जो दिल्ली की सत्ता का बागडोर है संभालने वाली पहली महिला थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने उत्तरी भारत में टका और जीतल जैसे नए सिक्कों को प्रारंभ किया था? तो दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान है दोस्तों जिनके द्वारा है क्या उत्तर भारत में है वो टका चलाया गया था और जीतल है वो चलाया गया था? तो उनके जो नए सिक्के बनाए गए थे वो कौन किस शासक के द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिर मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो किसके शासन में है दोस्तों जीतल और टका है वो दोनों है वो सिक्के है वो चले थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों इन्होंने उत्तर भारत में दो प्रकार के जो सिक्का है उसको दोनों को चलाया था, है ना। ये जो प्रथा है टांका, है ना, इसको टांका बोला जाता है, टांका बोला जाता है। और दूसरा है आपका, है ना, टांका मतलब चांदी का सिक्का होता है देखिए। और दूसरा है जीतल का, जिसको तांबा का बोला जाता है ना, जीतल है वो तांबा का है वो सिक्का बनाया जाता है। तो ये दोनों सिक्के हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा है वो चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार को निर्माण करने के लिए दोस्तों किसके द्वारा है वो पूरा किया गया? तो आराम शाह द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था दोस्तों? तो वो हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा है वो हो जाएगा, है ना। तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार के लिए बनाने के लिए अलग अलग व्यक्ति है। तो पहला क्या है, इसके नींव रखने वाले व्यक्तित्व कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने है इसकी जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थे। उसके बाद तीसरे मंजिल तक है दोस्तों, है ना, इल्तुतमिश ने है वो तीसरी मंजिल तक है इल्तुतमिश ने ही पूर्ण करवाया था। लेकिन जो पांचवी, चौथा और पांचवा मंजिल है उसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने है वो बनाया था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चौथा और पांचवा मंजिल का जो इमारत है उसको। और लास्ट में दोस्तों जो कुतुब मीनार है उसका जो जीर्णोद्धार है वो सिकंदर लोदी ने है वो करवाया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की सभा में भेजा गया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है उनके शासन के टाइम में जो चंगेज खान द्वारा राजदूत भेजा गया था, कहाँ पर, दिल्ली की सल्तनत में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कौन थे? अफगान लोग, कुषाण लोग, हिंदू लोग, तुर्क लोग या फिर मुगल लोग? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत के जो पहले शासक थे वो तुर्की लोग हैं, वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर शासन है वो उनके द्वारा है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्टेटमेंट वाला है। देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बारे में देख रहे हैं। तो निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों के शासन काल में तेलंगाना क्षेत्र पर सैनिक अभियान किए गए। तो कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पर सैन्य अभियान है वो किया गया था? गयासुद्दीन बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक और सिकंदर लोदी। तो कौन कौन है जो तेलंगाना के क्षेत्र में सैनिक अभियान है वो किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दो है ना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये दोनों के द्वारा है दोस्तों सैनिक अभियान है वो कराया गया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दक्षिण के 3 शक्तियों को पराजित किया था, जिसमें से एक पहला था आपका देवगिरी का यादव, दूसरा दक्षिण पूर्व तेलंगाना के जो काकतीय वंश है उनको, और तीसरा जो द्वार समुद्र के होयसल के है ना, होयसल के जो वहाँ पे राजा थे उनको, ये तीनों को है वो पराजित किए थे। इससे क्या हुआ, पूरा विश्वस्त सहयोगी मलिक काफूर थे, है ना। इनके जो विश्वसनीय थे वो कौन थे? मलिक काफूर थे, है ना। उन्होंने 1310 में दोस्तों 1310 ईस्वी में काकतीय शासक जो प्रताप रुद्रदेव है उसको आत्मसमर्पण के लिए है वो पूरा तरह से मजबूर है वो कर दिया गया था। उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी दक्षिण विजय अभियान के दौरान है दोस्तों तेलंगाना पर भी क्या थे, सैनिक अभियान है वो किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट है दिए दोस्तों, उसमें से एक स्टेटमेंट है क्या है, गलत है ना, नहीं है बोला गया है, तो उसको हमें पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है, इसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चिहलगानी का प्रभाव समाप्त किया और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों जो बलबन के संबंध में सही स्टेटमेंट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया है। ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही आपका जर सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो इक्तादारी व्यवस्था है उसको जो प्रारंभ करने वाले व्यक्तित्व है वो इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश के द्वारा है दोस्तों यहाँ पर है जो एक इक्तादारी व्यवस्था है उसको प्रारंभ किया गया था, ना कि आपके बलबन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जो गुलाम वंश है दोस्तों उनके संस्थापक के रूप में है आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है दोस्तों 1206 में, है ना, 1206 का समय, ईस्वी का समय था। उसमें जो मोहम्मद गौरी है उसके मृत्यु के पश्चात दोस्तों लाहौर की जो अमीर है, जो गुलाम सरदार थे, उन्होंने गद्दी पर बिठाया गया और मुगल वंश के जो स्थापना है वो किया गया था। और इसका जो राजधानी है दोस्तों ऐबक ने कहाँ पर रखा था? वो लाहौर में रखा था दोस्तों। इनकी जो राजधानी उसको लाहौर में है वो बनाया था, अपनी जो राजधानी है गुलामों से उसकी राजधानी लाहौर में है वो बनाया था। जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अपने आप को क्या है सुल्तान ना घोषित करते हुए 1206 और 8 तक क्या क्या है सिपहल सार या मालिक के रूप में है वो शासन किया था। और उसके बाद 1208 में एक स्वतंत्र शासक के रूप में है वो अस्तित्व में आए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन एक की उपाधियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी उपाधि इनके द्वारा है वो रखा गया था दोस्तों? तो लाख बख्श के नाम से वो जाना जाता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला लाख बख्श है ना, गौरी इसकी दानशीलता के कारण है दोस्तों, लाखों का दान देने वाला है, इस वजह से लाख बख्श है इसका नाम है वो पड़ा था। उसकी उपाधि है लाख बख्श की उपाधि इसके ऊपर धारण किया था। दूसरा था हातिम द्वितीय,
है ना। दूसरा क्या था, हातिम द्वितीय। मिन्हाज ने इसकी जो दयाशीलता की प्रवृत्ति के कारण दोस्तों हातिम द्वितीय के दर्जा है इनको प्राप्त हुआ था। उसके बाद कुरान खां ने भी बोला था दोस्तों, जिसमें सुरीली आवाज और कुरान के कुशल पठन के कारण है इसको कुरान खां के नाम से है वो जाना जाता था। और चौथा है और अंतिम है चंद्रमुखी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों कुरूप था, उसके कुरूप होने के बाद भी गौरी उसे क्या कहते हैं, चंद्रमुखी कहकर है वो पुकारते थे। इस वजह से इनकी जो उपाधि है वो चंद्रमुखी के नाम से भी है वो फेमस थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि इतने मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरा जो देखने वाले जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, है ना, जो कैंडिडेट है, वो लोग बहुत ही कम हो गए, इसमें कोई इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि मेरा भी जो मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, इतना सारा है ना एफर्ट लगाया जा रहा है, वो वेस्ट ना हो, है ना। तो इसको ध्यान में रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए कि इस वीडियो को बहुत ही कम व्यूज़ है वो जाने लग गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपको 11वां नंबर के, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनऊती। तो कौन है दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो कहाँ पर था, तो ये लाहौर है, उसको बनाया था दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजन के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। बुंदेलखंड के किले कालिंजर का घेरा डालते समय उसे चोट लगी, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। या फिर डी, चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी मृत्यु कौन से प्रकार से होता है दोस्तों, तो चौगान की क्रीड़ा है ना के द्वारा जो अश्व से गिरने के पश्चात है दोस्तों उसकी मृत्यु है वो हो गया था। कब हुआ था, तो 1210 में दोस्तों, 1210 में लाहौर में दोस्तों जो पोलो खेलते हुए, जिसको चौगान बोलते हैं ना, तो पोलो खेलते हुए क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की है घोड़े से है वो गिरने की वजह से उसकी मृत्यु है वो हो गया था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पर है, लाहौर में है। इसको भी पूछता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कौन से स्थान पर है करके, तो लाहौर है, उसको ध्यान में रखिएगा, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, किसके शासन काल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए। तो कौन था दोस्तों, जब मंगोल के है ना, मंगोल लोगों को प्रथम बार है वो सिंधु के तट पर देखे गए, तो उस समय का जो शासक था वो कौन था, बलबन थे, इल्तुतमिश थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे या फिर रजिया थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश थे, है ना। क्योंकि जो 1220-21 की बात है दोस्तों, कब, 1220 और 21 में, है ना। जो आपका चंगेज खां है वो सिंधु नदी तट पर है वो तक आया था, और उसके बाद है वो वापस है वो लौट गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो उनके नाम पर है दोस्तों, यहाँ पर है जो अंतिम खलीफा थे है ना, उसके नाम है जो सिक्कों पर है बगदाद का है वो अंकित हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश, है ना। तो इल्तुतमिश है उसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि देखिए इल्तुतमिश है दोस्तों वो पहला शासक था जिसने क्या था 1229 में दोस्तों, 1229 ईस्वी में बगदाद के जो खलीफा है उससे अपने पद की है वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया था, और उस पर जो सिक्का है ना, उसमें खलीफा का नाम है वो अंकित करवाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या फिर मुइजुद्दीन गोरी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है ना। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में है वो स्थापित करने वाले व्यक्तित्व थे इल्तुतमिश। साथ में ऐबक की जो आकस्मिक मृत्यु, कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उत्तराधिकारी को जो चयन नहीं किया गया, इस जिसके कारण से दिल्ली के जमींदार और तुर्कों में है दोस्तों क्या, ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को है क्या कर सुल्तान बनने के लिए है वो आमंत्रित
कर दिया था दोस्तों। तो उसके बाद जो इल्तुतमिश है ना, उन सुल्तान बनने के पश्चात लाहौर से अपनी राजधानी है परिवर्तित करके फिर से दिल्ली है वो को राजधानी है वो बना लिया गया था। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खां, फिरोज शाह तुगलक, आला शाह। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन है वो करना है। तो कौन कौन से कालक्रम का है दोस्तों, तो इनको है वो देखते हुए चले जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज है वो गुलाम वंश के थे, ये है ना, ये रुकनुद्दीन है, रुकनुद्दीन फिरोज जो गुलाम वंश के थे, और इनका जो शासनकाल था वो 1236 था, 1236 ईस्वी इनका कार्यकाल था। उसके बाद है मुबारक खां है, मुबारक खां है ये खिलजी वंश के शासक थे दोस्तों, और इनकी जो शासनकाल है वो 1316 ईस्वी में है वो थी। उसके बाद आ जाता है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है वो ये गुलाम वंश है ना, तुगलक वंश के हैं, और इनकी जो शासनकाल थे दोस्तों 1351 थे, है ना। ये फिरोज शाह तुगलक हो 1351 इनका काम है वो चल रहा था, और इनका जो वंश था वो कौन था, तुगलक वंश था। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आलम शाह, इनका जो शासन काल है ना वो 1445 ईस्वी में था दोस्तों। इनका शासन जो कार्यकाल है वो 1445 में था, और इनका जो वंश है वो सैयद वंश से है, ये बिलोंग करते थे, मतलब थे सैयद वंश से, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले में रुकनुद्दीन, फिर मुबारक खां, फिर फिरोज शाह तुगलक, और फिर आलम शाह। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर चंगेज खान के समकालीन कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सबको आप लोग ध्यान में रखना, और इसको नोट्स बनाकर है बिल्कुल रख लेना दोस्तों। ये आपको प्रत्येक एग्जाम में है वो काम आएंगे, चाहे आप इंट्रेंस एग्जाम दिलाओ, चाहे रिक्रूटमेंट एग्जाम दिलाओ, कोई भी एग्जाम दिलाओगे उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम की सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, या फिर अरबों का? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्कों के द्वारा, है ना, जो तुर्की सरदार ने उनकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण दोस्तों जो रजिया है उसके छोटे भाई थे, एक उनके जो छोटे भाई थे वो बहराम शाह को पद का है वो लोभ देकर दोस्तों हिंदू डकैतों द्वारा कैथल जो नामक स्थान है वहां पर रज्य की है वो हत्या करा दी गई थी, है ना। जिसकी वजह से यहाँ पर इस रज्य जो रज्य सुल्तान है ना, उनकी मृत्यु का कारण ये बना था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, या फिर कुतुबुद्दीन। तो जो बलबन है दोस्तों उनका गयासुद्दीन बलबन है, इसका पूरा नाम है ना। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति है वो नहीं अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बलबन, है ना। जो गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों विस्तार की अपेक्षा मजबूत संगठन निर्माण पर है दोस्तों जोर दिया था, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर विस्तार की नीति है वो नहीं अपनाया था, इन्होंने संगठन है उसको मजबूत करने के लिए है वो काम किए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो किसने है दोस्तों जो रक्त और लौह की नीति है वो अपनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, है ना, बलबन। बलबन ने दोस्तों क्या कहते हैं 40 सरदारों के प्रभाव को खत्म करने के लिए दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी को है वो भंग कर दिया था। उसके बाद जो फारसियों के तर्ज पर दोस्तों सिजदा और पैबूस की नीति है वो अपनाई थी, है ना। साथ में ही इन्होंने अपने जो विरोधियों के दमन के लिए दोस्तों लौह और रक्त की नीति है वो अपनाने वाले व्यक्तित्व थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की? तृतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही, या फिर दीने इलाही? तो इन्होंने दोस्तों जो बलबन है उन्होंने भव्य उपाधि किसकी उपाधि धारण की थे? तो इन्होंने दोस्तों जिले इलाही की उपाधि है वो धारण
किया था, क्योंकि बलबन ने दोस्तों स्वयं ही जिले इलाही, अब उनके द्वारा ही दोस्तों, है ना, जिसका मतलब होता है अल्लाह की छाया होता है ना। जिले इलाही का मतलब है अल्लाह का छाया, है ना। उसके उपाधि धारण है वो स्वयं किए थे। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को दोस्तों उलुंग खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? उलुंग खां की उपाधि है वो दिया था। तो इसको भी है वो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो जगह आपका ऑप्शन ए बलबन, है ना। क्योंकि जो नवरोज ईरानिया है दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों मनाया जाने वाला जो नव वर्ष का त्योहार है ना, वही है जिसे क्या कहते हैं, बलबन ने अपने काल में है वो क्या करवाया था, शुरू करवाया था। और इसके वजह से दोस्तों जो ईरानी परंपराओं से जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित थे। ईरानी रीति रिवाजों से ही अपने जो अपने दरबार की है वो सजावट है वो करवाते थे। कौन? बलबन, है ना। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ना। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? सैयद वंश का, खिलजी वंश का, गुलाम वंश का, या फिर लोदी वंश का? तो ये दोस्तों जो इल्तुतमिश है वो कौन से वंश के शासक थे दोस्तों? तो ये गुलाम वंश के शासक के रूप में है दोस्तों जाने जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ 24 प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गुलाम वंश से हमें पूरा क्वेश्चन लाए हो। कल के जो कल में है उसमें खिलजी वंश का है, उसके बारे में है वीडियो बनाकर लाएंगे, है ना। तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।